हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ट्रिपल सी सीरीज का लेक्चर नंबर 30 है और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 ओवरव्यू ऑफ द फ्यूचर स्किल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो फ्यूचर स्किल के अंतर्गत हमने कुछ टॉपिक पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे, जैसे कि इसके अंतर्गत IoT क्या होता है, बिग डेटा क्या होता है और क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो ये टॉपिक हमने कवर कर लिए थे और इसी के आगे के जो टॉपिक हैं आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बने रहे हमारे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये क्या है, वर्चुअल रियलिटी। तो वर्चुअल रियलिटी वर्ड आपने कई बार सुना होगा कि वर्चुअल रियलिटी क्या होता है। तो वर्चुअल को शॉर्ट फॉर्म में VR बोला जाता है, जिसका पूरा नाम क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी होता है। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी और रियलिटी का मतलब होता है वास्तविकता। मीन्स जो चीजें एक्चुअल में नहीं है उनको रियल होने का आभास कराने का काम कौन करता है, वर्चुअल रियलिटी करता है। तो वर्चुअल रियलिटी क्या है, एक प्रकार की हमारी टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी भविष्य में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और इसका यूज आए दिन बढ़ता भी जा रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे आगे बताया गया है कि ये क्या है, एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जो वास्तविक से मिलता जुलता है, मीन्स वास्तविकता से मिलता जुलता होता है। VR में उपयोग करता है हेडसेट या गॉगल्स पहनकर डिजिटल दुनिया में प्रवेश करता है। मीन्स ये क्या है, एक पूरी की पूरी वर्चुअल दुनिया होती है, मीन्स कंप्यूटर जनित दुनिया हम कह सकते हैं। तो जब आप इस दुनिया में एंटर करेंगे तो आपके रियल दुनिया में जो भी चीजें आप देख पा रहे होंगे ये सब धीरे धीरे आप भूल जाएंगे। मीन्स पूरी तरीके से आप वर्चुअल रियलिटी में चले जाएंगे। इसमें क्या है, जो भी दृश्य आपको दिखाया जाएगा, जो भी आपके पास ध्वनियां होंगी, ठीक है, और जो भी आप मूवमेंट करेंगे तो वो सारा कुछ आपके अकॉर्डिंग ही हो रहा होगा। तो आपको एक्चुअल में आभास होगा कि जो आपके सामने हो रहा है वो रियल में हो रहा है। ठीक है ना। तो इस चीज को हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। देखो, मान लीजिए अगर आप कोई गेम खेलते हैं, ठीक है, तो वहां पे अगर आपने VR हेडसेट पहन रखा है तो हेडसेट को पहनने पर आपको ऐसा लगता है जैसे कि सचमुच गेम की दुनिया का आप एक हिस्सा बन चुके हैं। ठीक है, आप उस गेम के पात्रों को मिलते जुलते आप इधर उधर घूमते और वैसे ही गेम की दुनिया में दृश्य बदलते हुए देख पाएंगे कि जैसे आपको एक्चुअल में लगेगा कि आपके सामने ही चीजें हो रही और आप उसका एक हिस्सा हो। ठीक है ना। जो भी आप मोमेंट करोगे तो उसके बेसिस पे आपके सामने मोमेंट दिखाई पड़ेंगे। ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आपके सामने ऐसा इस टाइप का कोई गेम है जिसमें शूटिंग से रिलेटेड है, तो आप ये समझ लीजिए जब भी आप फाइटिंग करते हैं या शूटिंग करते हैं, एक दूसरे को गन के थ्रू शूट करते हैं, तो जो भी आपका अपोनेंट है आपको ऐसा लगेगा कि रियल में हमारे सामने अपोनेंट है। ठीक है, और अगर आप वार कर रहे हो तो आपको लगेगा कि हाँ हम एक्चुअल में वार कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल उसी दुनिया में आपको ले जाता है। इसमें क्या होता है, एक डिवाइस मिलता है जो आपको हेडसेट के रूप में पहना दिया जाता है और उसको पहनने के बाद आप पूरी तरीके से उसी दुनिया में खो जाते हैं। जो भी सामने आपकी स्क्रीन दिखाई पड़ती है आप उसी का हिस्सा बन के रह जाते हैं। ठीक है, चलिए इस चीज को हम थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सबने सपना तो देखा ही होगा। जब भी हम सोते हैं सपना देखते हैं, तो जब सपने में चीजें हम देखते हैं, जो भी चीजें देखते हैं, तो वो एक्चुअल में हमको ऐसी ही लगती है कि एक्चुअल में हम इसका एक हिस्सा है और हमारे सामने रियल में हो रहा है। लेकिन क्या रियल में हो रहा होता है? नहीं ना। तो ऐसे ही समझ सकते हो, ये एक इमेजिनेशन की दुनिया है। यहाँ पे आप एक प्रकार से वर्चुअल दुनिया में चले जाते हैं। मीन्स जो आपके सामने दिखाया जाता है, जो हो रहा होता है, एक्चुअल में नहीं होता है, लेकिन आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हम बिल्कुल इसी का एक हिस्सा बन चुके हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी है और इसका यूज बहुत सारे क्षेत्रों में किया जा रहा है, जिसका बहुत सारा एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। ठीक है ना। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। देखिए, इसका यूज एजुकेशन या फिर हेल्थ सेक्टर में भी किया जा रहा है। डॉक्टर वर्चुअल रियलिटी का उपयोग करके मानव शरीर के अंगों को 3D मॉडल देखने के लिए प्रयोग करते हैं ताकि सर्जरी के समय उसे समझा जा सके। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो मेंटली बहुत तरीके से डिस्टर्ब होते हैं, तो उनको एक इमेजिनेशन दुनिया में ले जाया जाता है। मतलब उनके सामने ऐसा दृश्य आता है जिसको देख करके उनको अच्छा फील हो, तो इस टाइप का ही दिखाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, तनाव और डर को नियंत्रित किया जाता है। बाकी एंटरटेनमेंट में अगर मान लीजिए आप मूवी देखने जा रहे हैं, तो वहां पे अगर आपने देखा होगा कुछ ऐसी मूवी होती है जो 3D मूवी होती है। तो 3D मूवी देखने के लिए हमको अलग से गॉगल्स मिलता है जिसको पहन करके हम लोग देखते हैं। उससे क्या होता है, हमको बिल्कुल रियलिटी का आभास होता है। जो भी पात्र हमारे सामने आते हैं वो हमको बिल्कुल रियल जैसे लगते हैं। ठीक है, बाकी कार ड्राइविंग, अगर आप कार ड्राइविंग सीखना चाह रहे हैं तो ऐसे तो आप कार ड्राइविंग सीखेंगे ही, ऐसे अपना रियलिटी के बेसिस पे सीखेंगे। लेकिन इसी चीज़ को अगर वर्चुअल के बेसिस पे आप सीखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको कार ड्राइविंग सिखाया जाता है, क्योंकि जो भी मूवमेंट आप करते हैं यहाँ पे करेंगे वो सामने आपके मूवमेंट होते रहेंगे। तो इसमें कई सारे सेंसर का यूज होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे भी वर्चुअल रियलिटी का यूज किया जा रहा है। बाकी इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्रों में वर्चुअल रियलिटी का यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई वर्चुअल रियलिटी के बारे में। आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा सोशल एंड मोबाइल। तो सोशल एंड मोबाइल आपको पता होगा, सोशल का मतलब क्या, सोशल जो हमारे सोशल से रिलेटेड सर्विसेज हैं उनको अगर हम अपने मोबाइल फोन के द्वारा यूज करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, सोशल एंड मोबाइल कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब हो गया या फिर फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है अगर अपने मोबाइल फोन के थ्रू हम हैंडल कर रहे हैं, इनको देख रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, सोशल एंड मोबाइल कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं और ज़्यादा कुछ खास इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी है, तो इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस को सुरक्षित, पारदर्शी और छेड़छाड़ रहित तरीके से स्टोर करती है। देखिए जब भी हम डेटा स्टोर करते हैं, मान लीजिए अगर आपके पास कोई डेटा है तो उसको कहीं ना कहीं आप स्टोर करेंगे ही करेंगे, चाहे कॉपी पे करें या फिर एक्सेल सीट पे तैयार करें। तो ये हमारा जो फॉर्मेट होता है पूरा एक टेक्स्ट के रूप में डेटा स्टोर होता है। इसी चीज़ को अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज़ किया जाए तो इसमें क्या होगा कि पूरे रिकॉर्ड का एक ब्लॉक बन जाएगा। जो भी हम रिकॉर्ड तैयार करेंगे उसका एक ब्लॉक बन जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा अभी और आगे समझेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आगे बताया गया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पहली बार तब सामने आई जब सतोशी नाकामोटो नाम के एक व्यक्ति ने 2008 में बिटकॉइन लॉन्च किया। बेसिकली इसकी स्टार्टिंग तो 1991 से हो चुकी थी, लेकिन ये पॉपुलर कब हुआ, जब 2008 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ। बिटकॉइन के लॉन्च होते ही ये टेक्नोलॉजी बहुत ही फेमस हो गई, ठीक है। अब ये बिटकॉइन क्या है इसको भी समझ लेते हैं। बिटकॉइन क्या है, एक डिजिटल करेंसी है। क्या है, एक डिजिटल करेंसी। जैसे हमारा रुपए क्या है, करेंसी है, तो ऐसे ये बिटकॉइन क्या है, एक डिजिटल करेंसी है जो केवल इंटरनेट पे मौजूद है और इसे फिजिकल रूप से छुआ नहीं जा सकता है। तो ये क्या है, पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि एक्चुअल में कोई अथॉरिटी, पर्टिकुलर एक व्यक्ति या फिर संस्था के पास में कोई अथॉरिटी नहीं है। इसमें जो भी नोड, जितने भी लोग जुड़े होते हैं वो सब क्या है, इसको समझ सकते हैं, डेटा को देख सकते हैं। मीन्स सभी के पास में एक ऐसी कॉपी होती है। तो इसलिए ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है, इसीलिए इसको पारदर्शी बोला गया है। साथ ही में क्या है, एक बार अगर डेटा सेव हो गया तो फिर उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। मीन्स दोबारा उसको डिलीट करके, एडिट करके फिर से चेंज नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए इसमें बताया गया छेड़छाड़ रहित है, ठीक है, और सुरक्षित है क्योंकि इसको हैक नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है तो एक ही कंप्यूटर पे नहीं सेव है, इसका जो डेटा है पूरा इंटरनेट के माध्यम से जितने भी नोड जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन सारे नोड के पास में एक कॉपी सुरक्षित होती है। तो इसमें आप बदलाव नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर आप ये कह सकते हैं कि हम बदलाव करें तो बदलाव करने में बहुत सारा टाइम खर्च होता है। क्योंकि अगर आप एक बदलाव करेंगे तो एक में अगर आपने एक ब्लॉक में बदलाव किया तो दूसरा ब्लॉक ऑटोमेटिकली बदल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये हम कह सकते हैं इसमें बदलाव करना पॉसिबल नहीं है और इसे हैक भी नहीं किया जा सकता है। और ये ट्रांसपेरेंट है, मीन्स जो डेटा हमारे सामने है वो हर नोड के सामने वही डेटा दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, डिसेंट्रलाइज है, यानी कि इसे नियंत्रित करने के लिए कोई केंद्रीय बैंक या फिर सरकार की जरूरत नहीं होती है। चलिए देखो इसको थोड़ा सा हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है और इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए जब भी हम कोई बिटकॉइन मान लीजिए परचेज करते हैं तो ऐसे में क्या होगा कि जब बिटकॉइन आप खरीदोगे तो आपका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं तो सेव ही किया जाएगा। तो हमें ये पता है कि ये जो करेंसी है पूरा का पूरा डिजिटल रूप से है, तो ये रिकॉर्ड भी हमारा डिजिटली ही सेव होगा। तो डिजिटल रिकॉर्ड जो हमारा सेव होता है वो कहाँ पे सेव होता है, एक ब्लॉक में। ये पूरा का पूरा एक मान लीजिए ब्लॉक बन गया। अब इस ब्लॉक में होता क्या है, यहाँ पे क्या होता है, आपका डेटा होगा, जो भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या फिर जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी एक ब्लॉक में सेव हो जाएगी। एक प्रकार का हमारा ब्लॉक बन जाएगा और वो जो इन्फॉर्मेशन हो गई वो इस ब्लॉक में सेव हो गई। मान लीजिए ब्लॉक बन गया हमारा और इसी में हमारा डेटा सेव होगा। दूसरा यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली जनरेट होता है हैश। अब इस हैश को आप इस टाइप से समझ सकते हैं कि जैसे हमारा आधार कार्ड है तो आधार कार्ड एक यूनिक आईडी है, ठीक है ना, और उसको एक्सेस करने के लिए हमारे फिंगर की जरूरत होती है। ये समझ लीजिए एक प्रकार का हमारा फिंगरप्रिंट है। जैसे हम फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो हमारा आधार कार्ड का जो नंबर है वो आ जाता है, हमारा आधार डिटेल पूरी शो हो जाती है। हैश डालते हैं, हैश का मतलब क्या है, एक यूनिक आईडी। इस
आईडी के थ्रू हम इसे एक्सेस कर पाएंगे। अगर हमको एक्सेस करना है तो इस हैश कोड के थ्रू ही एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, जैसे हम अगर अपना आधार एक्सेस करना चाह रहे हैं तो फिंगरप्रिंट लगाते हैं, ऐसे हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हैश डालना होगा। ठीक है, तो हर ब्लॉक में ये इन्फॉर्मेशन सेव होती है, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और दूसरा हैश। तो ये पहला एक हमारा ब्लॉक तैयार हो जाएगा इस टाइप से। फिर मान लीजिए अगर आपने फिर से ट्रांजैक्शन किया, मान लीजिए बिटकॉइन बेचा या खरीदा, फिर फिर से क्या होगा, फिर एक आपका ब्लॉक बनेगा। फिर और आगे बढ़ेंगे तो फिर आपका एक ब्लॉक बनेगा, फिर और लेन देन करेंगे तो फिर एक ब्लॉक बनेगा। और ये जो ब्लॉक हैं एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। इससे क्या होगी कि एक पूरी की पूरी चेन बनती जाती है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे आगे समझो, जैसे यहाँ पे पहला ट्रांजैक्शन मान लीजिए हमारा हो गया, फिर उसके बाद में हम और आगे बढ़ेंगे तो ये जो दूसरा ब्लॉक जनरेट होगा तो इसमें प्रीवियस जो हमारे हैश थी उसका रिकॉर्ड सेव होगा। तो ये हमारा हैश आईडी नंबर दिख रहा है, यही आईडी यहाँ पे भी अवेलेबल है। साथ में यहाँ पे एक नई आईडी जनरेट हो जाएगी जिसे हम कहेंगे न्यू हैश। ठीक है, ये भी एक यूनिक आईडी होगी। तो पिछले मतलब ब्लॉक का पूरा डेटा यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, साथ ही में यहाँ पे नया एक हैश जनरेट हो जाएगा। ऐसे जब भी और आगे बढ़ेंगे तो पिछले का रिकॉर्ड और फिर उसके बाद एक नया रिकॉर्ड जनरेट हो जाएगा। तो इसमें नई आईडी जनरेट होती जाती है हर एक ब्लॉक की। तो हर एक ब्लॉक को ओपन करने के लिए एज ए फिंगरप्रिंट के जैसे आप समझ सकते हो, जैसे हमारा आधार कार्ड में हमारा फिंगर मेन होता है, ऐसे यहाँ पे क्या है, हैश मेन होता है। इससे क्या है, ये सारे ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं ताकि हम आसानी से एक ब्लॉक की इंफॉर्मेशन दूसरे ब्लॉक की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, अब अगर मान लीजिए यहाँ पे आप पहले ब्लॉक में आप हैश पहला चेंज करते हैं, यहाँ पे अगर कोई बदलाव करते हैं इसमें, मान लीजिए आपने चेंज कर दिया, तो यहाँ पे जो हमारा ब्लॉक है यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ये इनवैलिड हो जाएगा और ये भी इनवैलिड हो जाएगा। तो इसमें इंफॉर्मेशन पूरी इनकरेक्ट हो जाएगी, तो इसलिए इसमें बदलाव नहीं किया जाता है। ठीक है ना, तो आई थिंक ये चीज़ समझ आ गई होगी, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, सिंपल सी बात है। जब भी हम कोई डेटा रिकॉर्ड करते हैं तो कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं, उसको क्या है, एक ब्लॉक में स्टोर कर दिया गया, ब्लॉक बनते जाते हैं और ब्लॉक के अंतर्गत उसमें इंफॉर्मेशन होती है और एक यूनिक आईडी होती है जिसके माध्यम से हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज और भी कहाँ या किस क्षेत्रों में किया जा सकता है। फिलहाल तो अभी बिटकॉइन पूरी तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ही यूज करती है, लेकिन भविष्य में कौन ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे इसका यूज किया जा सकता है। देखिए, जैसे हेल्थ सेक्टर हो गया, वोटिंग सिस्टम हो गया, या फिर एजुकेशन सिस्टम हो गया, इन सारी जगहों पे इन फ्यूचर इस टेक्नोलॉजी का यूज होने वाला है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है और इसमें क्या है कि ट्रांसपेरेंसी है, सुरक्षा है, ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए इस टेक्नोलॉजी का इन फ्यूचर यूज होने वाला है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसके माध्यम से आप ट्रांसपेरेंसी चुनाव कर सकते हैं। मीन्स जैसे ही आप वोट करेंगे तो आप 100% श्योर हो जाएंगे कि हाँ, जो हमने वोट दे दिया है वो क्या है, क्लियर हो चुका है। मीन्स अगर हमने वोट दे दिया है तो अब इसमें कोई भी बदलाव पॉसिबल नहीं है। तो चुनाव के क्षेत्र में भी ये टेक्नोलॉजी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है और काफ़ी ट्रांसपेरेंट चुनाव होने वाला है। तो इन फ्यूचर आई थिंक इस क्षेत्र में भी इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। बाकी एजुकेशन सेक्टर है, ऑलमोस्ट मान लीजिए हर सेक्टर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होने वाली है। तो ये बात होगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। चलिए और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 3D प्रिंटिंग के बारे में। तो 3D और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एक ही बात है, चाहे 3D प्रिंटिंग बोला जाए या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बोला जाए। ठीक है, तो 3D प्रिंटिंग क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा विभिन्न चीज़ों के 3D मॉडल का उत्पादन किया जाता है। मीन्स 3D प्रिंटिंग का यूज करके हम किसी भी 3D ऑब्जेक्ट जैसे कि बॉल हो गया, चेयर हो गया, बॉटल हो गया आदि का उत्पादन कर सकते हैं। 3D प्रिंटिंग को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है। किसी भी वस्तु या 3D मॉडल को कैड सॉफ्टवेयर के थ्रू डिजाइन किया जाता है और डिजाइन करने के बाद क्या है, उसको प्रिंट किया जाता है। जैसे सिंपली मान लीजिए हमने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको प्रिंटर के थ्रू हम प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसको अगर सिंपली प्रिंट करना है तो ऐसे नॉर्मल प्रिंटर से प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 3D ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए टॉय है, उसको प्रिंट करना है तो उसके लिए क्या है, एक अलग प्रकार का ही प्रिंटर हमको चाहिए होता है। ठीक, 3D प्रिंटर में जो मटेरियल लगता है उसे फिलामेंट कहा जाता है, फिलामेंट के नाम से जाना जाता है और फिलामेंट के माध्यम से ही ये ऑब्जेक्ट प्रिंट किए जाते हैं। अब वो मटेरियल प्लास्टिक से रिलेटेड हो सकता है या फिर अदर मीन्स किसी अलग चीज का बना हुआ हो सकता है। ठीक है ना, इसका यूज इंजीनियरिंग, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में तथा आभूषण बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी भी काफ़ी हेल्पफुल टेक्नोलॉजी है, इसका भी यूज कई सारे क्षेत्रों में किया जा रहा है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में RPA बोला जाता है। तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन एक टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग विभिन्न व्यापारिक कार्यालयीय प्रक्रिया को स्वचालित रूप से करने के लिए किया जाता है।
इसमें रोबोट या सॉफ्टवेयर बॉट्स का उपयोग किया जाता है जो किसी इंसान की तरह ही काम करते हैं और कामों को तेजी से और बिना किसी गलती के कर सकते हैं। आरपीए का मुख्य उद्देश्य मैनुअल कार्य को स्वचालित रूप से करके कार्यों को अधिक प्रभावी और समय को बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखो आज की डेट में आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे क्या है ऑटोमेटिक काम होता रहता है। मीन्स वहाँ पे हम कुछ करते ही नहीं है। जैसे ऑटोमेटिक टेलर मशीन मतलब एटीएम हो गया, यहाँ पे क्या है जो भी नोट हमारे जमा होते हैं या निकाले जाते हैं तो यहाँ पे क्या है कि ऑटोमेटिकली उसका रिकॉर्ड सेव होता रहता है। चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे डेटा एंट्री, मान लीजिए अगर आपको कोई डेटा एंट्री करनी है तो वहाँ पे बहुत सारे हज़ारों ग्राहकों का अगर डेटा है तो उसको तैयार करने के लिए अगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जाए जो ऑटोमेटिकली डेटा को रिकॉर्ड करता रहे, ठीक है, तो हमारा टाइम बहुत सारा बच जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। डेटा एंट्री करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बिलिंग और इनवाइस जनरेट करने के लिए किया जाता है। मीन्स अगर मान लीजिए हमको कोई इनवाइस जनरेट करनी है तो उसमें क्या है मैनुअली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, उसी के बेस में एक प्रोफेशनल इनवाइस बन के आ जाता है। तो ये क्या होता है ऑटोमेटिक होता है। जैसे अगर आपने टैली सीखा होगा तो टैली में देखो जब भी हम डेटा एंट्री करते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली इनवाइस जनरेट हो जाता है या फिर उसकी जो रिपोर्ट्स हैं ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती हैं। तो ये जो सर्विस है इसे हम क्या कहते हैं, आरपीए कहते हैं। नेक्स्ट है ईमेल और कस्टमर सपोर्ट। आपने देखा होगा कि जब भी हम मान लीजिए किसी पर्टिकुलर बैंकिंग सेक्टर में अपने अकाउंट से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो हम क्या करते हैं टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हैं या फिर वहाँ पे जैसे ही चुनाव करते हैं उसी के बेसिस पे हमको आउटपुट मिलना शुरू हो जाता है। या अगर हम व्हाट्सअप करते हैं या फिर मेल करते हैं तो ऑटोमेटिकली रिप्लाई मिल जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, आरपीए के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाता है कि आप जैसे क्वेश्चंस करते हैं उसके बेसिस पे आपको आंसर मिलता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कोई व्यक्ति नहीं है कि टेक्नोलॉजी है जिसके बेसिस पे जो आप क्वेश्चंस करते हैं उसके बेसिस पे आपको आंसर मिलता रहता है। तो ईमेल और कस्टमर सपोर्ट में भी इसका यूज़ किया जाता है। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। आरपीए बॉट्स ग्राहक के ईमेल के माध्यम से पूछे गए सामान्य सवालों का उत्तर देने में मदद कर सकते हैं। ये बॉट्स ग्राहकों के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार किए गए होते हैं और किसी ग्राहक सेवा प्रतिनिधि से पहले ही समाधान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको एक हम रियल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हम एक यूपीआई यूज़ करते हैं और यूपीआई के माध्यम से मैंने किसी को पैसा पेमेंट कर दिया। ऐसे में क्या हुआ, वो ट्रांजेक्शन फेल हो गया। अब हमको प्रॉब्लम हो रही है कि वो पैसा दूसरे के खाते में गया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कस्टमर की हेल्प लेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो हम क्या करेंगे, कस्टमर केयर से सपोर्ट लेंगे। तो कस्टमर केयर को सपोर्ट करने के दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो हम डायरेक्टली बात करें उससे और दूसरा मिलता है मैसेज के थ्रू। तो जो मैसेज के थ्रू हम सपोर्ट लेते हैं वो क्या है, आरपीए के अंतर्गत आता है। मीन्स ऑटोमेटिकली उसका रिप्लाई हमको मिलता रहता है। ठीक है, तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। तो आरपीए के लाभ क्या है, तो यहाँ पे लाभ क्या है, समय की बचत होती है, दूसरा गलतियां नहीं होती और तीसरा लागत की कमी होती है। ठीक है, तो ये हो गया आरपीए के बारे में। तो यहाँ तक ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं और बाकी के जो टॉपिक हैं वो हम अपने अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।